हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक नई वैकेंसी आपके लिए लेकर के आई हूँ। DT+B की तरफ से आपके पीजीटी के सभी सब्जेक्ट्स की वैकेंसी को, फ्रेश वैकेंसी को यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। कल ही ये नोटिफिकेशन आपके लिए रिलीज किया गया है। इस पूरे पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पर भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, वहां पर भी आप जुड़ जाइए। टीचिंग गोल्स नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। और साथ ही इस छोटी से वीडियो में इस कंप्लीट जो वैकेंसी है पीजीटी की, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। हर एक पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा और आप अपने आराम से फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस जो है उसे स्टार्ट कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से। वैकेंसी रहेगी 2024 की। टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो आपके सामने 432 पोस्ट यहाँ पर पीजीटी के विभिन्न विषयों की देखने को मिल रही है। आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। आप अपने रेस्पेक्टिव कैटेगरी वाइज अपने जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसमें आप देख सकते हो भी कितनी वैकेंसीज और कितनी वैकेंसीज नहीं। तो इसमें आपको जो वैकेंसीज दी गई है उसमें जो सब्जेक्ट शामिल है, हिंदी के अंदर है, मैथ्स के अंदर है, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी के अंदर आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही है। अब DT+B के अंदर आपको दो डिपार्टमेंट में वैकेंसीज देखने को मिलती है। एक आपका होता है डीओई, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, और एक आपका होता है एनडीएमसी, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर। अब ये जो वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है वो डीओई के अंदर देखने को मिल रही है। एनडीएमसी के अंदर आपको कोई भी वैकेंसीज देखने को नहीं मिल रही है। वहां की तरफ से कोई भी रिक्वेजिशन नहीं है वैकेंसी का, इसलिए आपके लिए एनडीएमसी में अभी फिलहाल कोई भी वैकेंसी नहीं है। सारी की सारी जो पोस्टर निकली है वो डीओई के अंदर निकली है। ठीक है, एक आपका सोशियोलॉजी को छोड़ करके इसके अंदर सिर्फ मेल की वैकेंसी है, फीमेल की कोई भी वैकेंसी नहीं है, ना डीओई में और ना ही आपका एनडीएमसी में। तो आप अपना रेस्पेक्टिव वाइज जो भी आपकी कैटेगरी है, कितने नंबर आपकी पोस्ट निकली हुई है, कितनी वैकेंसी है, सब आप अपना देख सकते हो। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे गया होगा। ओके, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि है आपका डेट के बारे में। डेट जो है आपकी वो 16 जैन से, वैसे तो 2024 का नोटिफिकेशन है पर आपकी वैकेंसी 2025 की मानी जाएगी। 16 जनवरी से आप यहाँ पर फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो और 14 फैब तक आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि आपको करीब करीब एक महीना यहाँ पर दिया जा रहा है। आप अपनी फॉर्म फिलिंग की जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, 16 जनवरी से भी बहुत टाइम है। ओके, तब तक आप अपना सारी चीजों को देख सकते हो। अपनी प्रिपरेशन को तो अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके, एलिजिबिलिटी की बात करूं तो पीजीटी के मामले में जनरली आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए एलिजिबिलिटी को लेकर के। वैसे तो आपका जो डिफरेंट जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबकी अलग अलग एलिजिबिलिटी आपको दी गई है। जो भी एलिजिबिलिटी बनती है आप अपनी वैसे भी चेक कर सकते हैं। और एक ओवरऑल आपको जनरल जो एलिजिबिलिटी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है जिस भी सब्जेक्ट से आप भरना चाहते हैं। अगर आप फिजिक्स से भर रहे हो तो आप फिजिक्स से पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पर होने चाहिए। ओके, 50% मार्क्स के साथ एग्रीगेट आपके 50% नंबर यहाँ पर बनने चाहिए है। साथ में आपसे बीएड मांगी गई है यहाँ पर कि आपका बीएड होना जरूरी है सभी सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक बात है कि आपका कोई भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट से जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो, वहां से आपका बीएड का प्रोसेस कंप्लीट हो। इसके अलावा ये प्रोसेस है एक तो, और एक यहाँ पर और दिया गया है, अगर आपने बीए बीएड कर रखी है या फिर बीएससी बीएड, यानी कि ये दो डिग्रियां कंबाइन होती है, अगर आपने ये कर रखे हैं तो भी आप इस फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हो इन सभी सब्जेक्ट्स के अंदर जो भी आपका सब्जेक्ट है। इसके अलावा एक और यहाँ पर भी है, अगर आपने 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड का कोर्स करा हुआ है तो भी आप इस प्रक्रिया को यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि फॉर्म फिलिंग के लिए आप लोग यहाँ पर एलिजिबल माने जाएंगे। ये एलिजिबिलिटी की बात हो गई है। अदरवाइज अगर आपको देखना है तो आप सेपरेट एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हो आपके रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स की, और मुझे लगता है आपको करनी भी चाहिए। ठीक है, एक सीरियस कैंडिडेट होने के नाते, एक रेस्पॉन्सिबल कैंडिडेट होने के नाते आपको एक बार वहां से भी गो थ्रू होना है। 40-42 पेज का आपका नोटिफिकेशन है, सारी चीजें आपके काम की नहीं है, बट स्टार्टिंग में जो एलिजिबिलिटी वगैरह वो तो आपको देख ही लेनी चाहिए। बाकी सारी चीजें वही है जो मैं आपको बताऊं। ओके, एज की बात करें कौन कौन भर सकता है, तो एज में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन DT+B लाता है। 30 साल से ज्यादा आपकी एज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए है। नोट मोर देन 30 ईयर्स, यानी कि 30 साल के अगर आप हैं तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात यह है कि आप किस एज से इसे काउंट करना स्टार्ट करेंगे, तो 14 फैब से। आप एक्सपीरियंस की बात कर लो, अपने एज को चेक कर लो, तो आपकी जो एज है अगर 14 फरवरी तक 30 से कम है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपका एक भी दिन ज्यादा है आपके 30 साल होने के बाद अगर एक भी दिन ज्यादा है तो आप इस फॉर्म को यहाँ पर नहीं भर सकते हैं। कीप दैट इन योर माइंड। ठीक है, तो लेस देन 30 ईयर्स यहाँ पर इन्होंने स्ट्रिक्टली बोला हुआ है। ओके, रिलैक्सेशन भी है यहाँ पर एज के लिए। SC ST अगर आप कैंडिडेट है तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है। ओबीसी दिल्ली का ही माना जाएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अगर आप आउट ऑफ दिल्ली है तो आप जनरल में काउंट कर लिए जाएंगे, फिर आपकी उम्र 30 साल से कम ही मानी जाएगी। ओके, ओबीसी है तो आपका 3 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि इसके बाद। ओके,
पीडब्ल्यूबीडी प्लस यूआर और ईडब्ल्यूएस, यानी कि अगर आप इस कैटेगरी से और साथ के साथ आप यूआर और ईडब्ल्यूएस कुछ भी अगर आप है तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के साथ साथ अगर आप एससी एसटी है तो आपको 15 साल का रिलैक्सेशन है, और ओबीसी है पीडब्ल्यूडी के साथ साथ तो आपको 13 इयर्स का यहाँ पर रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड किया गया है। ओके, एक यहाँ पर है कि भाई जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर रहे हो, अगर वहां पर आप कॉन्ट्रैक्चुअल हैं तो आपको यहाँ पर अगेन एक 5 ईयर का रिलैक्सेशन उनको मिलता है जो ऑलरेडी वहां पर उस डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर वर्किंग है। वो एक सिंपल सी चीज है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस पर बाद में जाएगी। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम पैटर्न। पूछा क्या जाएगा, किस तरीके से पूछा जाएगा, कितने नंबर का है, वो सब यहाँ पर देखेंगे। ये जो एग्जाम होता है वो 1 टायर एग्जाम होता है। 1 टायर एग्जाम का मतलब क्या है, एक पेपर आपसे यहाँ पर लिया जाएगा और उसके बेस पर ही आपकी छटनी कर दी जाएगी और आपका सिलेक्शन यहाँ पर कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ एक चीज और देखेंगे, ये आपका टफेस्ट एग्जाम है भाई, बहुत ज्यादा टफ एग्जाम आप इसको मान लेंगे। टीचिंग के एग्जाम जितने भी होते हैं सबसे टफ आपका DSSS भी माना जाता है, तो ऐसा नहीं हलवा नहीं है ये, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। एक वीडियो में आपको कट ऑफ के रिगार्डिंग भी बनाऊंगी, भाई आपके जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स उसमें कितनी कट ऑफ जाती है, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। टाइम रहेगा यहाँ पर कितने घंटे का, 3 आवर का यहाँ पर आपका जो है एग्जाम रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके कितने, 300 नंबर की, ठीक है। ये जो आपका पेपर है, वैसे जो पीआरटी और टीजीटी वो आपका 200 नंबर का होता है, लेकिन ये पीजीटी का जो एग्जाम है वो आपका 300 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग हमेशा, ये तो खासियत है DSSS की, 1/4 का आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें आपको 2 सेक्शन दिए गए होते हैं। सेक्शन 1 है जिसके अंदर आपको 5 सब्जेक्ट्स दिए गए होते हैं, और ये पांचों सब्जेक्ट्स आपको 20-20 नंबर के करने होते हैं। हर सब्जेक्ट आपको 20 नंबर का है, जो कि आपका जनरल सेक्शन माना जाता है, यानी कि 100 नंबर का पेपर आपका जनरल होगा, जिसको सेक्शन 1 कहा जाता है। इसके अलावा 200 नंबर का पेपर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक का होगा। अगर आप इकोनॉमिक्स से भर रहे हो तो आपको 200 नंबर से रिलेटेड इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ आपको टीचिंग मेथोडोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। ओके, ये सब आपको पता होगा। टीचिंग मेथोडोलॉजी से, एक सेकंड, मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और 200 नंबर का आपका ये पोर्शन रहेगा। पहले क्या होता था, पहले आपका ये जो सेक्शन था वो आपका मतलब मिनिमम कुछ इसका एक क्राइटेरिया था 40% का। अगर आप इसमें 40% लाते हैं तभी आपका ये वाला इवेलुएट किया जाता था। अभी जो है इसको हटा दिया गया है, अभी ये मिनिमम नहीं है। ओके, अभी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो सेक्शन 1 है इसको मिनिमम का जो क्राइटेरिया था उसको हटा दिया गया है। ऑलरेडी सेक्शन 2 जो है उसमें मिनिमम आपको रहना होता है, ठीक है। वैसे आपके पॉइंट काम का नहीं अगर आप एक सिंसियर कैंडिडेट है, क्योंकि आपको भी पता है मिनिमम का कोई भी इसमें सीन नहीं होना चाहिए अगर आपको एक नौकरी चाहिए, और अगर वैसे एग्जाम देना तो फिर आप मिनिमम यहाँ पर चेक कर सकते हो। जनरल ईडब्ल्यूएस है तो 40% लेना होगा, ओबीएस दिल्ली है तो 35%, SC ST और फिजिकली हैंडीकैप है तो 30% का मिनिमम बोला गया है सेक्शन बी में। और ये आपको पता होना चाहिए कि इससे इस मिनिमम से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन कैसे होगा, जब आप इसमें भी हाईएस्ट स्कोर करेंगे और इसमें भी हाईएस्ट स्कोर करेंगे। तो कहने के मतलब ये है कि भले ही आपका मिनिमम जो क्राइटेरिया था उसे हटा दिया गया है, आप ये नहीं सोचेंगे कि ये सिर्फ ऐसे ही दे दिया गया है। इसके नंबर आपके मेरिट में, यानी कि ये सेक्शन और ये सेक्शन, दोनों सेक्शन आपकी मेरिट को बनाएंगे। तो इसके नंबर भी मैटर करते हैं और इसके नंबर भी मैटर करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपको जनरल सेक्शन भी बहुत अच्छे तरीके से करना है और आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। ये आपका जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न, वो हो गया कि आपसे ये चीजें पूछी जाती है, और बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होता है, इसकी प्रिपरेशन आप अभी स्टार्ट कर दे तो बढ़िया रहेगा। इसके अलावा एक पॉइंट जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा वो है सिलेक्शन प्रोसेस का। इन्होंने एक पॉइंट बताया गया है कि अगर मान लो कोई 2 कैंडिडेट है जिनका यहाँ पर दोनों को मिलाकर के मेरिट में उनके सेम नंबर बन रहे हैं, मान लो कि सेम नंबर बन रहे हैं कि एक के 215 तो दूसरे के भी 215 बन रहे हैं, ठीक है। इस केस में क्या किया जाएगा, तो इस केस में क्या किया जाएगा कि जिस भी पर्टिकुलर पर्सन के सेक्शन 2 में ज्यादा नंबर है, यानी कि जो उसका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसमें जिसके ज्यादा नंबर है उसको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी, उसका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लो इन केस दोनों के ही नंबर सेक्शन 2 में सेम होते हैं, फिर क्या किया जाएगा। तो उस केस में इन्होंने बोल रखा है कि आपका जो एज है, एज में जो भी पर्टिकुलर पर्सन है जो बड़ा होगा उसको यहाँ पर शामिल कर लिया जाएगा। अब बहुत ही गंदी किस्मत है, मान लो कि एज भी दोनों के बराबर है, तो क्या किया जाएगा। तो उस केस में क्या किया जाएगा कि जिसका भी नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आता है उसका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। थोड़ा सा फनी है क्योंकि यहाँ तक वो बेचारा इतना कंपीट करता हुआ आ रहा है और फिर जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर उसके हिसाब से सिलेक्शन हो रहा है, बट उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा पैटर्न है जो उसमें लिखा हुआ है जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है।
आई होप आपको पूरी ये जो वीडियो है वो समझ में आया होगा। यहाँ पर 432 पोस्ट निकली हुई है पीजीटी की, और आपको मुझे लगता है बहुत सिंसियर होकर के, बहुत सीरियस होकर के इसकी पढ़ाई करने के में जो है लग जाना चाहिए। काफ़ी अच्छा एग्जाम होता है। जो सैलरी होती है वो बहुत ज़बरदस्त सैलरी होती है, बहुत अच्छी पेमेंट यहाँ पर मिलती है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही है। मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करूंगी आपके लिए कट ऑफ वीडियो लाने की। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।